हेलो फ्रेंड्स, तैयारी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो चलिए हम साथ साथ तैयारी करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा और अगर कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेस्ट ज़रूर करिएगा। तो आज का हमारा विषय है हिंदी भाषा का उद्भव। इसमें से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वो सारे प्रश्न करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कर सकें। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न बनता है, भारत में मुख्यतः कितने परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तो भारत में कितने परिवार की भाषाएं बोली जाती है? भारत में 2 परिवारों की भाषाएं बोली जाती है। पहली है उत्तर भारत की भाषा कौन सी है? आर्य भाषा। और दक्षिण भारत की भाषा कौन सी है? द्रविड़ परिवार की। तो कितने परिवार की भाषाएं बोली जाती है? 2 भाषाओं की, आर्य परिवार और द्रविड़ परिवार। तो हमारा प्रश्न इस तरह भी बन सकता है कि उत्तर भारत की भाषा कौन से परिवार से संबंध रखती है? तो उसका उत्तर होगा आर्य परिवार से। तो उसी तरीके से अगर हम प्रश्न देखें, उत्तर भारत की भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। तो प्रश्न ये बनता है कि उत्तर भारत की भाषा की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो उत्तर होगा संस्कृत। उसी प्रकार से हिंदी की किसकी उत्तराधिकारिणी भाषा है? तो हिंदी संस्कृत की उत्तराधिकारिणी भाषा है। या इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि हिंदी की जननी किस भाषा को माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा संस्कृत। उसी प्रकार भारतीय आर्य भाषा, जैसे हमने ऊपर पढ़ा आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ परिवार की भाषा, उसी प्रकार अगर देखा जाए तो भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया। पहला है प्राचीन, दूसरा है मध्यकालीन और तीसरा है आधुनिक। तो पहला जो काल है प्राचीन आर्य भाषा, ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना गया इसका समय। और मध्यकालीन है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ईस्वी तक। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कहाँ से प्रारंभ होती है? 1000 ईस्वी से। ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया, 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व नहीं है, 1000 ईस्वी है। और जो हमारे वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, ये सब कौन सी भाषाओं में रचित है? ये सारे रचित है प्राचीन आर्य भाषा में। और संस्कृत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। तो हमने प्राचीन आर्य भाषा से सिर्फ ये 2 प्रश्न बनते हैं जो कि हमने कर लिए हैं। और अब है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसमें भी 3 भाषाएं विकसित हुई थी। पहली है पाली, दूसरी है प्राकृत, तीसरी है अपभ्रंश। जो पाली है, पाली का समय रहा है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। तो पाली का समय क्या रहा है? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। बौद्ध धर्म की भाषा क्या है? पाली। इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म की भाषा क्या है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पाली किस धर्म की भाषा मानी जाती है? तो उत्तर होगा बौद्ध। तो पाली का दूसरा नाम, जो पाली भाषा है उसका अन्य नाम क्या है? मागधी भाषा। बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचा गया है? तो उत्तर होगा पाली भाषा में। अब देखा जाए तो जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया? प्राकृत। और अपभ्रंश, बस ये एक ही प्रश्न बनता है इसमें से। अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। तो पहली अवस्था कौन सी है? पाली, दूसरी है प्राकृत और तीसरी है अपभ्रंश। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। और अपभ्रंश को जो ग्राम भाषा है वो किसने नाम दिया? आचार्य हेमचंद व वाघभट्ट ने। तो इसका दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि अपभ्रंश का दूसरा नाम क्या है या अन्य नाम क्या है? तो उसका आएगा ग्राम भाषा। और ये ग्राम भाषा नाम किसने दिया? आचार्य हेमचंद व वाघभट्ट ने। दंडी ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? अभिरादि। और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अपभ्रंश का जन्मकाल क्या माना गया है? 7वीं ईस्वी। हिंदी भाषा का उद्गम व विकास, इनका जो ग्रंथ है या इनकी जो रचना है उसमें इन्होंने अपभ्रंश का जन्मकाल 700 ईस्वी माना है। डॉक्टर नामवर सिंह ने अपभ्रंश का जन्मकाल कब माना? इन्होंने भी 700 ईस्वी माना है। किस में माना? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, ये इनके ग्रंथ का नाम है जिसमें इन्होंने अपभ्रंश का जन्मकाल 700 ईस्वी माना। किसने माना? डॉक्टर नामवर सिंह ने।
और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी अपभ्रंश का जन्म कब से मानते हैं? 500 ईस्वी के आसपास से मानते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे, अपभ्रंश का प्रयोग साहित्य में कब से होने लगा? 12वीं सदी तक होता रहा है इसका, ठीक है। और परंतु इसको जो बोलते हैं कि हिंदी के रूप में सही मायने में प्रतिष्ठा कब मिली? तो 1000 ईस्वी में मिली। हिंदी को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम किसने दिया है? तो अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा तो ऑप्शन में या तो राहुल सांकृत्यायन दिया जाएगा या चंद्रधर शर्मा गुलेरी दिया जाएगा, या सुमेलित करने के लिए भी दिया जा सकता है, जैसे कि ये दिया जाएगा ग्राम भाषा, और यहाँ पर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी दे दिया जाएगा, ठीक है। अभिरादि भी दिया जा सकता है। तो 3-4 नाम देके उसको सुमेलित करने के लिए भी दिया जा सकता है, तब भी हम उसको कर सकते हैं। तो अपभ्रंश कैसी थी? वियोगात्मक, जैसे संस्कृत को संयोगात्मक कहा जाता है, और इसके अंदर अपभ्रंश को क्या कहा जाता है? वियोगात्मक भाषा। अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की स्थिति किसने माना है? ये माना है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। और पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3 हैं। कौन कौन सी है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसी प्रकार अवधी भाषा कहाँ बोली जाती थी? अवध क्षेत्र में। और इसका विकास कौन सी भाषा से माना जाता है? इसका विकास माना जा सकता है अर्धमागधी अपभ्रंश से। फ्रेंड्स, हमने 25 प्रश्न कर लिए हैं। इसका अगला भाग 25 प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।